हिंदू मान्यताओं के अनुसार रेशम को बड़ा पवित्र माना जाता है। उस जमाने के लोगों का ऐसा मानना था कि किसी भी इंसान को इन दो अवसरों पर रेशम से बने वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। एक उसकी शादी के वक्त जब वो एक नए बंधन में बंधता है, और दूसरा जब उसका स्वर्गवास होता है, जब वो इस दुनिया के हर बंधन से मुक्त हो रहा होता है। इससे उसकी आत्मा की शुद्धिकरण होती है, जिससे उसकी आत्मा स्वर्ग जाने की यात्रा पर जा सके। ये आज हमारे लिए कहना जितना आसान है, एक जमाने में नहीं हुआ करता था। इसके लिए भी एक क्रांति आई थी। तो चलिए आज उसी गांव की सैर कराते हैं जिस पे आज ये फिल्म बनी है, जिसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जैसी और भी कई अवार्ड्स जीते हैं इस मूवी ने, और साथ ही बेहतरीन कलाकार प्रकाश राज भी कई पुरस्कार से नवाजे गए। 2008 की कांचीवरम, डायरेक्टर प्रियदर्शन, IMDb रेटिंग 8.1। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। मद्रास जेल से एक कैदी को 2 दिनों के लिए उसके गांव कांचीवरम भेजा जा रहा है। आज 2 हवलदार उसे लेकर सरकारी बस से निकल पड़े। कल वापस लौटकर यहाँ थाने में हाजिरी लगानी होगी, तो बीच में बस आज की रात है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और वो कैदी अतीत की यादों में खोने लगा। 18 साल पहले की बात है। वो कैदी वेंगडम के नाम से जाना जाता था और कांजीवरम के एक जुलाही परिवार से था, यानी वो जो रेशम के धागों से साड़ी बुनते हैं। आज वो अन्नम को ब्याह कर घर ला रहा है। रास्ते पड़ने वाले घरों से गुजरते वक्त एक बुढ़िया ने कहा, क्यों रे, जब से तू 5 साल का था बड़ा रट लगाया रहता था कि अपनी बीवी को रेशम की साड़ी पहना कर लाऊंगा। वेंकटम चुपचाप सर नीचे कर वहां से चला गया। घर पर एक बूढ़ा बाप और बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। कुछ समय बाद ही पिता का स्वर्गवास हो गया। क्रियाक्रम के दौरान जब पंडित ने नियम मुताबिक मृत का शरीर ढांकने के लिए रेशम वस्त्र मांगा, तो वेंकटम के पास से सिर्फ उसका एक धागा निकला। कितने दुख की बात है, जिस आदमी ने अपने जीवन काल में कई 100 रेशमी साड़ियां बुनी हैं, यहाँ तक कि कांचीवरम के राजा की पत्नी के लिए भी, जिसकी पूरी उम्र साड़ी बुनते हुए करघे पर गुजर गई, उसे अपने ही अंतिम यात्रा में एक रेशमी वस्त्र तक नसीब नहीं हुआ। बगल में खड़ा उसका दोस्त रंगन बोला, यही हम जुलाहों की किस्मत है। अब एक रोज रेशम व्यापारी के घर एक जुलाहे की कुटाई हो रही है। आरोप ये है कि उसे तराजू पे तौल कर 3 साड़ी के बराबर रेशम दिया गया था, मगर जब देने की बारी आई तो वो सिर्फ 2 साड़ी ही बुनकर लाया है। सभी उसे मार खाता हुआ देख रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। तब वेंकटम ने बीच बचाव में कहा, कई बार ऐसा होता है कि कितने धागों में कितनी साड़ी बुन सकते हैं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है। उस दिन से नियम बना दिया गया कि गांव के सारे जुलाहे मंदिर में बैठकर ही साड़ी बुनने का काम करेंगे और शाम को उनकी तलाशी लेकर ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। अब वो सब खाना पोटली में बांधकर सुबह आते, दिन भर काम करते और रात में घर लौटते। वेंकटम के हाथों में उसके पिता की तरह जादू था। वो बहुत बढ़िया साड़ियां बुनता। एक दिन मालिक ने उसे खुद बुलाकर कहा, 3 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, उसे एक ऐसी साड़ी बुनकर देनी होगी जैसा आज तक किसी ने ना देखा हो। ये एक तरह से उसके काम की सराहना है। वो बहुत खुश हुआ। अब उसका दिमाग दिन रात साड़ी के रंग, उसमें क्या नक्काशी होगी, यही सोचता रहता। कई दफा वो अपनी पत्नी अन्नम से भी इसका जिक्र किया करता और वो बड़े चाव से सुनती रहती। जुलाही कवि की तरह ही तो होते हैं। जैसे कवि कागज पर अपनी कविता उतारता है, वैसे ही जुलाही साड़ी पर अपनी कल्पना। एक दिन गांव में एक और रेशम कारीगर के फांसी लगाकर खुदकुशी करने की खबर आई। इस बार वो परमेश्वर का बेटा निकला। वो सब साथ मंदिर में काम करते थे। एक तरफ रेशम व्यापारी सोने की तराजू में तौल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कारीगर भूखे मर रहे हैं। अब की बार अंग्रेज साहब साड़ियां खरीदने व्यापारी के घर पहुंचे। जिस साड़ी ने उनका ध्यान खींचा वो वही साड़ी है जो व्यापारी की बेटी की शादी के लिए वेंकटम ने बुनी है। अंग्रेज साहब ने वेंकटम की बहुत प्रशंसा की और उससे हाथ भी मिलाया। व्यापारी ने इस बार साड़ियों के भाव 800 रुपए करके लगाए हैं, जबकि उसके कारीगरों को केवल प्रति साड़ी के 6 रुपए मिलते हैं। और आज वेंकटम को 1 रुपए बख्शीश भी मिली। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव के कारीगरों की हालत इतनी खराब क्यों है। खुश होकर जब वेंकटम घर लौटा और ये बात अन्नम को बताई, उसके मन में उस साड़ी को देखने की चाह पैदा हुई।
जब इतनी तारीफ एक साड़ी की हो तो औरत होने के नाते पहन ना सके पर देख तो सकती है। वेंकटम बोला, मुश्किल है, मैं सिर्फ साड़ियाँ बुनता हूँ, इससे ज्यादा मेरा उस पर कोई हक नहीं। खूब सोचने के बाद उसे एक तरकीब आई। जब मालिक की बेटी ससुराल जाने के लिए बग्घी पर सवार होने बाहर निकलेगी तब देख सकते हैं। इसी बात को सुनकर ही अन्नम का मन खुश हो गया। अब शादी के दिन काफी लंबा सफर पैदल चलकर जब वो वहां तक पहुंचे, अन्नम को उल्टियां होने लगी और बिना साड़ी देखे ही उसे लौटना पड़ा। एक खुशखबरी ने उनके यहाँ दस्तक दी है, अन्नम माँ बनने वाली है। जल्द ही उनका घर लड़की की किलकारियों से गूंज उठा। जब नामकरण का दिन आया, पंडित जी ने रिवाज के मुताबिक पिता को बच्चे के कान में एक वादा करने को कहा जिसे उसे हर हाल में पूरा करना है। और वेंकटम ने जो कहा उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा, जब तेरी शादी लायक उम्र हो जाएगी मैं तुझे रेशम की साड़ी में विदा करूंगा। ये क्या कह दिया वेंकटम ने? पहले कहा कि होने वाली पत्नी को पहनाएगा और अब फिर से बेटी के लिए वही सब कह रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि उस जमाने में एक जुलाहा रेशम वस्त्र खरीदे ये गलती से भी कोई सपने में नहीं सो सकता। मगर क्या करे, जिस करघे के सामने एक मजदूर की पूरी उम्र खत्म हो जाए, क्या वो उसी करघे से एक कपड़ा अपनी बेटी के लिए नहीं बुन पाएगा? सोच से बड़ा सपना ही तो इंसान की जिंदगी में बदलाव लाता है, और शायद यही पहली सीढ़ी हो आने वाले नए समय की। अगले दिन काम से लौटकर वेंकटम ने देखा कि अन्नम बेटी के कान में कहे वादे को लेकर नाराज है। क्या जरूरत है औकात से बड़ी बातें करने की? तब वेंकटम उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और एक मिट्टी का भांड दिखाया। ये देख रही हो, इसमें मेरी उम्र भर की कमाई है। सोचा था तुम्हें रेशम की साड़ी में लाऊंगा, मगर आधे पैसे ही जमा पाया था। अभी हमारी बेटी छोटी है, अगर अभी से जमाना शुरू करूं तो क्या शादी लायक होने तक उसे वो साड़ी नहीं दिला सकूंगा? अन्नम समझ गई कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, उसे निभाना भी जानता है। वो मुस्कुरा उठी। कुछ दिन बाद वेंकटम की बहन घर आई है। उसके पति का काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा और उसने साफ साफ कह दिया कि वो अब इसका पेट नहीं पाल सकता, तो यही छोड़ कर जा रहा है। अगर कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाता है तो नया धंधा शुरू करने की सोचेगा। ब्याही बहन घर आकर बैठ जाए तो समाज चार बातें करता है। जिस बेटी का 18 साल बाद घर बसाना है, उसके लिए आज किसी का उजड़ता घर कैसे देखे वो? वेंकटम ने एक भाई होने का फर्ज निभाते हुए अपने पास जमे पैसों का भांड तोड़ दिया और सारे पैसे गांठ बांध कर बहन और उसके पति को विदा कर दिया। इस बात से अन्नम फिर चिंता में पड़ गई। खुद का पेट काट कर जो पैसे जमाए वो ऐसे ही कैसे दे दिए? अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। तुम चिंता ना करो, मैं ठीक कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, वो बोला। उसने खूब सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने एक पुराना सस्ता करगा खरीदा और उसे अपने घर के थोड़ी दूर एक छोड़े हुए मिट्टी की कुटिया पर लगा दिया। हर दिन काम खत्म होने के बाद लौटते वक्त वो एक लच्छा रेशमी धागे को अपने मुंह में दबा लेता। इस तरह वो पकड़ा भी नहीं जाता और फिर उसे धोकर सुखाकर जमाने लगा। इस तरह कुछ साल गुजर गए। उनकी बेटी कमला अब स्कूल जाने लायक हो गई। वो और वेंकटम के दोस्त रंगन का बेटा साथ पढ़ने जाते हैं। वेंकटम रोज रात को चुपके से उस कुटिया में जाता, साड़ी बुनने का काम आगे बढ़ाता और वापस आकर सो जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि व्यापारी मालिक ने बिना घोड़े की गाड़ी खरीदी है जो हवा से भी तेज चलती है। पूरा गांव उसे देखने जमा हुआ। वेंकटम अन्नम और बेटी को भी ले गया, लेकिन मोटर गाड़ी देखने की अफरा तफरी में अन्नम गिर पड़ी और लोग उसे कुचलते हुए ऊपर से चले गए। अन्नम ने वो हादसा अनदेखा कर दिया। अब एक दिन गांव में दूर कहीं जगह से एक लेखक आया है और चाय की दुकान पर रुककर कहीं ठहरने के बंदोबस्त के बारे में पूछने लगा। वहीं खड़ा वेंकटम ने उसकी बातें सुनी। वो जुलाहों के ऊपर एक लेख लिखने यहाँ आया है। अब उसका घर पे रहने का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद से ही वेंकटम का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता। वो लेखक देश विदेश घूमा है, कितनी रोमांचक बातें करता है, मन करता है कि सुनते रहे। अब अन्नम को एक दिन खून की उल्टियां होने लगी। वैद्य जी के दवा का कुछ असर नहीं हो रहा उस पर। उस दिन वैद्य जी ने भी साफ कह दिया, शहर ले जाओ, यहाँ से और इलाज संभव नहीं। मगर अन्नम ने तो एक रात की भी मोहलत नहीं दी। वेंकटम को ना जाने क्या लगा। वो उसे गोद में उठाकर उस कुटिया ले गया जहाँ वो उनकी बेटी के लिए साड़ी बुन रहा है। अन्नम ने आखिरकार रेशमी साड़ी की एक झलक देख ही ली और मुस्कुराते हुए
उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। समय तेजी से गुजरा। कमला बड़ी हो गई, बिल्कुल अपने माँ की तरह। अब वो ये घर संभालने लगी। दिन भर काम खत्म होने के बाद वेंकटम समेत बहुत से लोग रात में उसी लेखक के पास बैठने लगे। वो उन्हें देश विदेशों में होने वाली क्रांति की बात बताता, बदलाव की सच्ची कहानियां सुनाता। एक दिन वेंकटम के दोस्त रंगन के बेटे की नौकरी सेना में लग गई। ये सबके लिए बड़े गर्व की बात थी। कमला और वो बचपन से साथ है और अब उसके जाने पे कमला रो रही है। ये बात वेंकटम से भी नहीं छुपी। रंगन का बेटा नौकरी पर चला गया। अब यहाँ धीरे धीरे पता चला वो लेखक साम्यवादी पार्टी विचारधारा वाला है। उसे जब गांव में निम्न वर्ग के जुलाहे कारीगरों की कम तनख्वाह और समाज में निम्न स्तर के बारे में पता चला, उसने साम्यवाद का प्रचार किया, यानी सब बराबर के हकदार है। समय के साथ वेंकटम और उसके साथी इस विचारधारा को मानकर अपने जमींदार का मजाक उड़ाते हुए नुक्कड़ नाटक में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। एक दिन लेखक ने कहा उसे अब जाना होगा, क्योंकि लोगों को उसके यहाँ होने की खबर मिल चुकी है। यहाँ उसकी जान को खतरा है, और पूरा भार वेंकटम के कंधों पर डाल दिया। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए आए। एक दूसरे को सलाम कहकर वेंकटम और रंगन निकल गए। लेकिन उसी रात लेखक की गोली मारकर हत्या की खबर आई। अब एक दिन रंगन के बेटे का खत आया। उस पे कमला का जिक्र है, वो उसे पसंद है। कमला की हाँ है ये जानने के बाद दोनों मित्र मिले और अपनी इस दोस्ती को खुशी खुशी रिश्तेदारी में बदल दी। दूसरी ओर वेंकटम, रंगन और बाकी जुलाहे मजदूरों ने मिलकर अपनी बात मालिक के सामने रखने की योजना बनाई। एक पर्चा बनाया गया जिसमें वेतन बढ़ाना, बुजुर्ग कारीगरों का घर से काम करने की सुविधा और कच्चा माल खुद खरीदकर साड़ी तैयार कर बाजार में बेचने की अनुमति लिखी है। मालिक को जब वो पर्चा दिया गया, उसने वो फाड़कर उसके मुंह पे ही फेंक दिया। अब इसके बाद एक दिन रंगन पूरे परिवार सहित कमला का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया। शादी का दिन उसके बेटे की छुट्टी आने पर तय किया गया। बेटी को क्या दोगे पूछने पर फिर से वेंकटम ने वही बात कही, एक रेशम के जोड़े में विदा करना। रंगन भी सुनकर बोला, जो हो सके वो बोलो ना। इन सब के बीच पुलिस वाले वेंकटम को साम्यवादी दल का समझकर उठा ले गए। यहाँ उसके साथी कारीगरों को लगा कि हक मांगने पर मालिक ने उसे जेल भिजवा दिया है और सबने काम पर जाने से बंद कर दिया। जब वेंकटम वापस आया, हर जगह पट्टियां बंधी है, उसे बहुत मारा पीटा गया है। उसने साथियों से कहा, ऐसे अचानक काम बंद करने से कुछ नहीं होगा। अभी कल से सभी काम पर चलेंगे। पहले हमें आगे की योजना बनानी होगी और फिर मौका आने पर दांव कसेंगे। कुछ दिनों में वो मौका भी मिल गया। रेशम व्यापारी को विदेश से 900 साड़ियों का ऑर्डर आया है। माल निश्चित समय पर बंदरगाह पर दूसरे देश रवाना होने के लिए पहुंच जाना चाहिए। मालिक ने बिना पूछे, बिना तनख्वाह बढ़ाए कारीगरों की हर दिन 3 घंटा ज्यादा काम करने की घोषणा कर दी। वेंकटम सही वक्त का इंतजार करने लगा और जिस दिन रेशम का सारा माल उतरा, उसी दिन वेंकटम ने दोबारा मालिक के सामने अपनी मांगे रखी, जो फिर से मालिक ने ठुकरा दी और बोला, तुम लोग अपनी मनमानी करना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो। ये कारखाना मेरा है, मैं मैसूर से कारीगर मंगवा लूंगा, लेकिन तुम लोगों की एक बात नहीं सुनी जाएगी। अब तो वेंकटम को कोई कदम उठाना ही होगा। सभी उसकी ओर ताकने लगे। उसने साथियों से कहा, करगाह में से तख्तों और फट्टों को निकाल दो और कल से काम करना बंद। उसी रात एक खुशखबरी आई, अंग्रेजों ने रूस से हाथ मिला लिया है। अब साम्यवाद का प्रचार खुलकर किया जा सकता है। उन्हें छुपकर ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, हड़ताल दिन की रोशनी में भी होने लगी। मालिक को खुली चुनौती मिल गई। वो सब यही सोचते रहे कि इतना कच्चा माल लेकर मालिक करेगा क्या। आज नहीं तो कल उन्हें हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। और ऐसे 2 महीने के ऊपर हो गए। खाने के लाले पड़ गए, लोग मरने लगे। मगर तब भी वेंकटम ने कहा, धीरज रखना होगा, क्रांति कुर्बानी मांगती है। एक दिन रंगन का बेटा भी फौज से छुट्टियों पर घर आ गया। सबने कहा, चटमंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। इस शादी से जुलाहों का मन अच्छा होगा और एकता बढ़ेगी जब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को रेशम की साड़ी में घर लाएगा। वेंकटम ने शादी टालने की कोशिश की। हड़ताल खत्म होने तक का इंतजार कर लेते हैं। मगर रंगन बोला, ये छुट्टी खत्म हो गई तो फिर अगले साल करनी पड़ेगी। उस पर शादी का दबाव है और साड़ी अभी तक पूरी नहीं बनी। वो दुविधा में पड़ गया। अगले दिन रंगन वेंकटम की बात सुनकर हैरान है। उसने हड़ताल वापस लेने की बात कही।
3 महीनों से कर्ज में डूबकर, पेट की रस्सी बांधकर, घर के बच्चों बूढ़ों को मरता देखकर अब तुम कह रहे हो कि हड़ताल खत्म कर दे, काम पर वापस चले जाए। और इसके साथ दल 2 गुटों में बट गया। रंगन कुछ लोगों के साथ हड़ताल जारी रखेगा और कुछ वेंकटम के साथ है। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि काम पर वापस नहीं गया तो कमला की साड़ी कैसे पूरी करेगा। अगले दिन वेंकटम के साथ अधिकतर लोग ही काम पर वापस आ गए, केवल रंगन और उसके कुछ साथी नहीं आए। एक ने आकर उससे कहा, रंगन के लोग बातें कर रहे हैं कि आपने मालिक से पैसे खाए हैं, आपको वो धोखेबाज कह रहे हैं। ये क्या कर दिया वेंकटम ने, 2 धारी तलवार पर चल पड़ा है। मालिक से तो पहले से ही दुश्मनी है और अब दोस्तों के भी खिलाफ खड़ा हो गया, सिर्फ इसीलिए ना ताकि कमला को रेशम साड़ी में विदा कर सके। उसकी माँ को भी तो यही सपने दिखाए थे उसने। साड़ी जल्दी पूरा करने के चक्कर में उसने बहुत सारा रेशम मुंह में भर लिया और बाहर निकलने पर उसका इंतजार करता रंगन उस पर दल से गद्दारी का आरोप लगाने लगा, मगर मुंह में रेशम भरा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। धक्का मुक्की में उसकी सांसें अटकने लगी और खांसी आने से धागा उसके मुंह से निकल गया। ये देखकर मालिक के चौकीदारों ने उसे बहुत मारा। मालिक बोला, कैसे चोर को नेता बना दिया है तुम लोगों ने। भड़के हुए गांव वालों ने भी उसे खूब मारा और इस तरह वो जेल में आ पहुंचा। अब कहानी दोबारा पहले सीन में आ गई, जहां कैदी वेंकटम को बस से ले जाया जा रहा है। बस उसके गांव कांचीवरम तक पहुंच गई। थानेदार ने बताया, उसकी बेटी कुछ दिन पहले कुआं पानी भरने गई थी, फिसल कर गिर गई और उसे लकवा मार गया। इसीलिए उसे देखने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। घर पहुंचा तो देखा कमला बिस्तर पर बेबस लेटी है। उसकी बहनोई और बहन उसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज रात की 10 बजे की बस पकड़कर वो चले जाएंगे। वैसे भी एक चोर बाप की बेटी को सहारा देंगे तो कल उनके घर की बेटी को कौन बिहाएगा। ये वही बहन है जिसके लिए उसके भाई ने अपने सिक्कों की भान तोड़ी थी। तब अगर वो इनकी तरह अपनी बेटी की सोचता तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। उनके चले जाने के बाद उसने कमला को गोद में उठाया और उस कुटिया में ले गया, उसकी रेशम की साड़ी दिखाने, ठीक जैसे 15 साल पहले अनम को ले गया था। वेंकटम को मालूम है कि उसे रिहा होने में 16 महीना बाकी है और हर किसी ने उससे और उसकी बेटी से मुंह फेर लिया है। कल सवेरे होते ही उसे चले जाना होगा। बस आज की रात है। कमला की जिम्मेदारी उस पर है। उसने उसके लिए खाना बनाया और उसमें ही जहर मिलाकर उसे खिला दिया। एक टुकड़े रेशम के लिए उसे चोर, गद्दार और आज खूनी भी बनना पड़ा। सुबह बेटी को उसे आधी रेशम साड़ी की कफन पहनाकर उसे अंतिम विदाई देते हुए वो पागल हो गया। ये उन तमाम जुलाहों की अनसुनी चाह, उम्मीद, सपनों की कहानी है जिनके नाम कोई नहीं जानता। 1 साल बाद 1949 में साम्यवादी पार्टी ने भारत में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, कामाक्षी अम्मन सोसाइटी, जिन्होंने कांचीवरम के जुलाहों को अपने संरक्षण में लिया। आज 24 से ज्यादा सोसाइटी मौजूद है और 50,000 से ज्यादा जुलाहे अपने अधिकारों के लिए उनसे जुड़े हैं। और कहानी यही खत्म होती है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।